लिखो नेक्स्ट हेडिंग डालो यहाँ पे, वेंचुरी मीटर। देखा था क्या वेंचुरी मीटर? नेक्स्ट लिखो वहां पे वेंचुरी मीटर। और जो भी वेंचुरी मीटर है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम करते क्या है, किसी ट्यूब से अगर लिक्विड पास कर रहा है, किसी ट्यूब से अगर लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो एक तो हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, दूसरा हम डिस्चार्ज वहां पे क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास कोई ट्यूब है और उस ट्यूब से लिक्विड क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, और लिक्विड की अगर हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है या फिर हमें फाइंड आउट करना है डिस्चार्ज, तो वेंचुरी मीटर के थ्रू हम ये दोनों चीजें क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो सेटअप होता है वेंचुरी मीटर का, देखा था बुक में किसी ने कि जनरली यहां पे पाइप है या ट्यूब है, इस ट्यूब से लिक्विड पास कर रहा है और ट्यूब को यहां पे हमने नैरो किया है, और फिर उसके बाद होगा कि ट्यूब जो रहेगा, तो इस तरह से यहां पे लिक्विड क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। और जिस लिक्विड के फ्लो की हम बात कर रहे हैं, ये फ्लो हमारा वहां पे क्या है, स्ट्रीम लाइन है। अब यहां पे मान लो जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो A1 है, और वेलोसिटी यहां पे V1 है। अच्छा, जो पाइप है, पाइप का हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहीं पे डिक्रीज किया ही नहीं, डिक्रीज किया है। और जिस जगह हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज किया उसको हम थ्रोट बोलते हैं। तो यहां पे जो एरिया रहेगा उसको मान लो A2, और वेलोसिटी मान लो V2। और ये पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि अगर फ्लो हमारी स्ट्रीमलाइन है और लिक्विड नॉन विस्कस है, तो एरिया इनटू वेलोसिटी, इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहता था, कांस्टेंट रहता था वहां पर। बताओ यहाँ पे कौन सी वेलोसिटी ज्यादा होगी? V2 जो रहेगा वो ग्रेटर देन V1 होगा कि नहीं होगा? यस सर। अच्छा, जिस ट्यूब की हम बात कर रहे हैं, जिस ट्यूब की हम बात कर रहे हैं, हमने क्या किया, किसी जगह ट्यूब का सेक्शन वहां पे नैरो कर दिया है, और यहां पे हम लोग क्या करते हैं, यहां पे हम लोग अब एक कनेक्ट करते हैं मैनोमीटर। तो इस तरह से एक मैनोमीटर या गेज है जो इन दोनों को वहां पे क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। तो इस तरह से यहां पे मैनोमीटर है, और ध्यान है यहां पे ओपनिंग होगी, अच्छा जनरली यहां पे क्या फिलअप रहता है, जनरली यहां पे फिलअप रहती है मरकरी। और देखो होता क्या है, जब इस ट्यूब से लिक्विड पास करता है, तो जो भी गेज है, गेज में जो मरकरी फिल रहती है, उसका लेवल यहां पे क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। अच्छा ये बताओ मुझे, अगर इस पॉइंट का और इस पॉइंट का प्रेशर अगर P1 है, और यहां पे प्रेशर वहां पे क्या है, P2 है, तो बताओ क्या होगा? बताओ P1 P2 सेम होंगे या डिफरेंट होंगे? डिफरेंट। भाई अब तुम अगर बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करोगे तो इक्वेशन क्या लिखोगे, इक्वेशन लिखोगे P1 प्लस, बताओ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी ρ1 V1 स्क्वायर बाय 2, है कि नहीं? और उस साइड अगर इस पॉइंट पे अप्लाई करोगे बर्नौलीज थ्योरम, तो वहां पे हो जाएगा P2 प्लस ρGH प्लस
रो वी स्क्वायर बाय 2। रो वी स्क्वायर बाय 2। अच्छा, बर्नौलीज इक्वेशन क्या बोलती है? बर्नौलीज इक्वेशन बोलती है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे P प्लस रो जी एच प्लस रो वी स्क्वायर बाय 2, इन तीनों का सम हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा? अरे होगा ही होगा। यस सर। अच्छा, अब ये बताओ तुम मुझे यहाँ पे, रो जी एच तो कांस्टेंट है, बताओ कहीं पे अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी तो वहां प्रेशर क्या होगा? कम। वहां प्रेशर कम होगा या ज्यादा होगा? ये बताओ मुझे। कम होगा। कम होगा। तो अगर हम P1 P2 को कंपेयर करें तो हम ये बोलेंगे नहीं बोलेंगे कि P2, एक मिनट, यहां पे हम बोलेंगे P2 लेस देन P1 होगा। अच्छा, एक काम करो, जो गेज है ना, गेज में जो लिक्विड फिल्ड है उसको वाटर ही करो यार। ये जो गेज है, गेज में जो लिक्विड फिल्ड है वो भी यहाँ वाटर है। वैसे तो जो वाटर रहेगा उसका लेवल कैसा होता है? अगर हम किसी यूट्यूब में केवल वाटर को लाके फिल कर दें तो बताओ वहां पे वाटर का लेवल सेम होता है डिफरेंट होता है? सेम होता है। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे डिफरेंट होगा। क्यों डिफरेंट होगा? क्योंकि लिक्विड रेस्ट में है। और क्या लिखवाया था? लिक्विड अगर रेस्ट में है और यहाँ पे कोई पॉइंट लोगे और यहाँ पे कोई पॉइंट लोगे और ये दोनों पॉइंट अगर सेम लेवल पे हैं तो बताओ यहाँ पे प्रेशर सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस सर। अब बताओ बीच में यहाँ पे एयर है कि नहीं है इस जगह? तो अगर यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे प्रेशर P1 होगा कि नहीं होगा? सिमिलरली अगर यहाँ पे थ्रोट पे प्रेशर P2 है, ये अगर एयर है तो यहाँ पे भी प्रेशर क्या होगा? P2 होगा। और हमें मालूम है कि लिक्विड अगर रेस्ट में है और सेम लेवल पे अगर हम पॉइंट कंसिडर करते हैं तो प्रेशर मेरा सेम होना चाहिए। तो हम इक्वेशन क्या लिखेंगे? P1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? P2 प्लस रो इंटू जी इंटू एच। एच यहाँ पे दोनों लिम्ब में लिक्विड की हाइट का क्या होगा? डिफरेंस होगा। और बताओ ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? राइट साइड अगर लिक्विड की हाइट बढ़ेगी तभी तो प्रेशर वहां पे क्या होगा? रो जी एच से बढ़ के P1 के बराबर हो पाएगा। भाई P1 प्रेशर तो पहले से ज्यादा ही नहीं ज्यादा है, और P2 में अगर कुछ चीज ऐड होगी तभी वो P1 के बराबर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? यस सर। अब बताओ यहां से P1 माइनस P2 क्या मिलेगा इस इक्वेशन से? इस इक्वेशन से अगर P1 माइनस P2 देखोगे तो रो जी एच मिलेगा, और उधर से अगर देखोगे P1 माइनस P2 तो वो क्या हो जाएगा? रो बाय 2, ये हो जाएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। इसको बोलो इक्वेशन 2। ये थी हमारी इक्वेशन 1, और थर्ड इक्वेशन वहां पे यूज करो A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। अब इस इक्वेशन से क्या करो? इस इक्वेशन से V2 की वैल्यू पुट कर दो और चेक कर लो यहां से V1 वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है। तो जनरली जो गेज रहता है, गेज में जो हम लिक्विड कंसिडर कर रहे हैं वाटर कंसिडर कर रहे हैं, तो डेंसिटी वाली टर्म हमारी क्या होगी? कैंसिल आउट हो जाएगी। और यहां पे हाइट का डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि दोनों के ऊपर का प्रेशर वहां पे क्या है? अलग है। अब चेक करो V1 की वैल्यू क्या निकल के आ रही है। हो गया? यस सर। यस सर। कितना है V1 की वैल्यू? A2 into under root GH upon A1 इसकी square V2 की minus वैल्यू पुट कर दी ना अपन ने? यस सर। A2 अंडर रूट ऑफ
A2 अंदर में, नो सर, A2 बाहर। A2 बाहर A2 Yes, फिर sir. अंडर अंडर रूट 2GH 2GH Twice of- upon अंडर रूट 2GH 2GH। अच्छा, तो वाटर होगा कि मर्करी होगा यहाँ पे? जनरली हम मैनोमीटर की बात कर रहे हैं ना, करो यहाँ पे जरा, इसको मैनोमीटर है ना ये, इसको करो यहाँ पे मर्करी, डेंसिटी अलग अलग करना वहां पे जरा। रुको जरा, इसको ऐसा करो जरा, ये जो लिक्विड फिल्ड होगी ना यहाँ से यहाँ तक, इसको करो मर्करी जरा। यस सर। बता, अब अगर इस यूट्यूब में मर्करी फिल्ड है तो केवल कहाँ पे जगह, क्या चीज चेंज होगी वहां पे? ये जो हमने रोज सर। P1 इक्वल टू P2 प्लस रो जी लिखा है, यहाँ पे रो किसका? मर्करी का हो जाएगा ना। यस सर। और रो जी एच में तो वाटर आ गया है ना। अबे ये ऊपर वाला जो है, ये ऊपर वाला तो वाटर है, और नीचे वाला जो है वो है हमारा मर्करी। जनरली गेज में हम फिलअप करते हैं मर्करी को ही। अब चेक करो वैल्यू क्या निकल के आ रही V1 की। सर अंडर रूट 2 रोज एच आएगा सर। रो किसका है? A2 बाहर रहेगा, रो मर्क्यूरी का। 2 रो M GH। हाँ फिर, अबे A1 A2 कहाँ गया है? अपॉन रो इंटू A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर क्या क्या? अपॉन रो इंटू हाँ। A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ऐसा आ रहा है, A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। देखो इतना आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। अब बताओ, जो हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं वेंचुरी मीटर का, तो बेसिकली हमें A1 A2 मालूम होगा कि नहीं मालूम होगा? हमें A1 A2 मालूम होगा, वो तो हम कैलकुलेट कर लेंगे कि डायमीटर कितना है ओपनिंग का। दूसरा, एक्सपेरिमेंट में ये H तुम कैलकुलेट कर लोगे, नहीं कैलकुलेट कर लोगे? और बताओ, वहां पे A2 मालूम है, A1 मालूम है, हाइट मालूम है, तो यहां से हमें V1 मिल गया कि नहीं मिल गया? तो V1 उस लिक्विड की वेलोसिटी है जो इस ट्यूब से क्या कर रहा है? पास कर रहा है। और एक बार अगर हमें वेलोसिटी मिल गई तो डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है इतना? रब करूं मैं? यस सर। ऐसा है नहीं सिलेबस में इतना, लेकिन तब भी ये फॉर्मूला रखना है कि वेंचुरी मीटर के थ्रू हम कर क्या रहे हैं। वेंचुरी मीटर के थ्रू हम किसी पाइप से फ्लो करने वाली लिक्विड की वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। और बना कैसे रहे? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के पाइप को हमने कहीं पे क्या किया? नैरो किया। उसके बाद फिर ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम कर दिया, और जहां पे हमने एरिया चेंज किया है उन दोनों पॉइंट के बीच में हमने क्या किया? एक मैनोमीटर का लॉ के फिक्स किया, जिसमें क्या है? मर्करी। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम V1 और V2 वेलोसिटी क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर लिखो नेक्स्ट, जो लास्ट टर्म आती है यहां पे, वो आती है मैग्नस इफेक्ट। देखा था मैग्नस इफेक्ट? उस दिन बोला था तुम्हें, एग्जांपल दिया नहीं दिया था मैग्नस इफेक्ट का? तो देखा था क्या मैग्नस इफेक्ट तुम लोगों ने? यस सर। अब जैसे बताओ मुझे, ये ग्राउंड है और ग्राउंड में हमने क्या किया? एक बॉल को V वेलोसिटी से थ्रो किया। कहते एक काम करो, यहां पे ग्राउंड है, इसको थोड़ा ऐसा कर दिया,
ग्राउंड है और ग्राउंड पे एक बॉल को हम क्या कर रहे हैं, v वेलोसिटी से आगे की ओर थ्रो कर रहे हैं। लेकिन जब बॉल को हमने v वेलोसिटी से थ्रो किया है ना, तो साथ में हमने बॉल को कुछ रोटेट भी करा दिया सेंटर के अबव, कुछ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। बताओ कभी ऐसे हम बॉल को थ्रो कर सकते हैं, नहीं थ्रो कर सकते? यस सर। Yes, sir. ऐसे कौन थ्रो कर पाता है? जनरली जो स्पिनर होता है, स्पिनर बॉल को ऐसे थ्रो कर सकता है, नहीं कर सकता है? हाँ सर। भाई वो अपनी क्या करता है, वो अपनी रिस्ट कलाई को यूज करता है, और रिस्ट के थ्रू करता क्या है, वो एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे क्या दे रहा है, उल्टा दे रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी इसको इस तरह से घुमा रहा है, लेकिन बॉल को आगे की ओर थ्रो कर रहा है। अब होना क्या चाहिए था, होना तो ये था कि बॉल जो है, बॉल इस तरह से मूव करती और कुछ टाइम बाद बॉल इस ग्राउंड को हिट करती। ये बॉल की ओरिजिनल ट्रेजेक्टरी होनी थी। बॉल का पाथ यहाँ पैराबोलिक होता है और बॉल की ट्रेजेक्टरी इस तरह से, ओरिजिनल ट्रेजेक्टरी इस तरह से होनी थी। लेकिन अब होता क्या है, यहां पे विंड भी है कि नहीं है? है कि नहीं है? है सर। अच्छा, अब हम ये मान के चल रहे हैं कि विंड हमारी कैसे, रेस्ट में। तो अब बताओ, ये विंड है और अभी हमने मान लिया कि विंड हमारी क्या है, रेस्ट में। और अगर हम बॉल पे, और बॉल जो है, बॉल v वेलोसिटी से आगे जा रही है, और बताओ हम बॉल पे बैठे, तो हमें विंड कैसे दिखाई देगी? अगर हम बॉल पे बैठ के विंड को देखेंगे तो विंड हमें पास आते हुए दिखाई देगी, नहीं दिखाई देगी? यस सर। और कितनी वेलोसिटी से आती हुई दिखाई देगी? v plus velocity of wind. हैं? अबे बॉल पे तो हम बैठे हैं, विंड तो रेस्ट में थी, v वेलोसिटी से। B. भाई कोई चीज रुकी हुई है, इसको ऐसा समझो ना कि हम कार में बैठ के चल रहे हैं और कार के आगे एक पेड़ लगा है, तो अगर हम कार में बैठ के देखेंगे तो वो ट्री हमें कार की वेलोसिटी से पास आता हुआ दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा? यस सर। तो अब ये बताओ, जब ये ऑब्जर्वर बॉल पे बैठ के देखेगा तो उसको विंड इस तरह से मूव करते हुए दिखाई देगी कि नहीं दिखाई देगी? और हम ये मान के चल रहे हैं कि फ्लो हमारा कैसा है, स्ट्रीम लाइन है, तो इस तरह से विंड जाएगी कि नहीं जाएगी? ये ध्यान ना, ये मैंने विंड का डायरेक्शन शो किया है। इतना डायग्राम क्लियर हुआ? तो जो विंड रहेगी, विंड बताओ v वेलोसिटी से बॉल के रेस्पेक्ट में जाते हुए दिखाई देगी, नहीं दिखाई देगी? अबे हाँ है ना? यस सर। क्लियर हुआ? मैंने बोला विंड रेस्ट में, और अगर हम बॉल में बैठ जाएंगे तो बॉल पे बैठ के देखोगे तो विंड हमें पास आते हुए दिखाई देगी। अब ये बताओ मुझे यहाँ पे कि ये जो बॉल थी, बताओ बॉल का मोशन केवल ट्रांसलेशनल है क्या? बॉल तो वहां पे रोटेट कर रही, नहीं रोटेट कर रही? यस सर। और बताओ बॉल अगर रोटेट करेगी तो जिस टाइम पे विंड, अभी तो विंड v वेलोसिटी से आ रही है, अभी जो विंड है, अभी ये विंड v वेलोसिटी से आ रही है, लेकिन बताओ जो बॉल विंड के ऊपर से कांटेक्ट में होते हुए जाएगी, बताओ अब उसकी वेलोसिटी यहां पे बढ़ेगी या घटेगी? बताओ कोई चीज ऐसे जा रही है पीछे की ओर और वहां पे कोई चीज रोटेट भी कर रही है, तो जो पार्टिकल कांटेक्ट में आएगा वो उसकी वेलोसिटी को बढ़ा देगा या घटा देगा? बढ़ा देगा सर। बढ़ा देगा। अच्छा, अब यहां पे इमेजिन करो जरा, यहां पे जो विंड पास करेगी बॉल के पास से, अब बताओ क्या होगा? कोई चीज ऐसे आ रही है और अगर हम उल्टा रोटेट कर रहे हैं, अगर हम उल्टा रोटेट कर रहे हैं तो बताओ यहां पे जो वेलोसिटी होगी वो v2 होगी कि नहीं होगी? भैया अभी हमने एंगुलर वेलोसिटी कैसे दी हुई थी? एंगुलर वेलोसिटी हमने एंटी क्लॉकवाइज दी थी,
तो जो पार्टिकल ऊपर कांटेक्ट में आएगा उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और जो पार्टिकल नीचे कांटेक्ट में टकराएगा उसकी वेलोसिटी वहां पे क्या होगी, डिक्रीज करेगी नहीं डिक्रीज करेगी। यस सर। तो यहां पे तुम ये बोलोगे कि नहीं बोलोगे कि v1 ग्रेटर देन v2 है। अच्छा, बॉल का जो डायमीटर होता है जनरली क्या होता है, बहुत छोटी बॉल होती नहीं होती, ऐसा तो नहीं कि बॉल का जो रेडियस होता है वो 200 मीटर 10 मीटर का होता है। अब बताओ, अगर हम बर्नौलीज थ्योरम यूज करें तो बर्नौलीज थ्योरम क्या बोलती है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे P प्लस रो जी एच प्लस रो वी स्क्वायर बाय 2 इन तीनों का एडिशन सम कांस्टेंट होना चाहिए। बताओ, रो जी एच को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्या, बॉल के ऊपर और बॉल के नीचे? हाँ, अगर हम बॉल की थिकनेस को नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो जो ऊपर पोटेंशियल एनर्जी होगी वो नीचे होगी कि नहीं होगी? इसका Yes. मतलब है अब यहां पे हमें केवल देखना है प्रेशर और वेलोसिटी। बताओ, वेलोसिटी अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि उस पॉइंट पे प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। बताओ कहां पे वेलोसिटी ज्यादा थी, तो यहां पे प्रेशर P1, यहां प्रेशर P2। बताओ कौन सा प्रेशर ज्यादा होगा, नीचे का P2 ज्यादा होगा कि नहीं होगा? Yes, अब sir. बताओ, इस बॉल पे जो ऊपर प्रेशर लग रहा है और जो नीचे प्रेशर है उस प्रेशर डिफरेंस के कारण यहाँ पे लिफ्ट आता है। और बताओ फोर्स कहां पे बनेगा, बॉल पे फोर्स बनेगा ऊपर की ओर है कि नहीं? और बताओ, बॉल के ऊपर अगर ऊपर की ओर फोर्स बन गया तो इसका मतलब है कि जो बॉल रहती है वो अपनी ट्रेजेक्ट्री क्या करती है, चेंज कर लेती है। और ये जो फिनोमेना होता है बॉल की ट्रेजेक्ट्री के चेंज होने का, इसी को वहां पे हम क्या बोलते हैं, मैग्नस इफेक्ट बोलते हैं। बताओ इतनी चीज क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? Yes, sir. अच्छा, अब यहां पे होना क्या था, हमें ऐसा लगेगा कि बॉल बॉल इस पॉइंट पे टीप खाएगी, लैंड करेगी, लेकिन होगा क्या, बॉल यहां पे जाके गिर रही है। देखो ऐसा होता ही नहीं होता है। और कई बार देखा होगा क्रिकेट में जब स्टंपिंग होती है तो मेनली स्पिनर्स के केस में होती कि नहीं होती, Yes, sir. और कई बार देखा होगा कि वहां पे ट्रेजेक्ट्री बॉल की क्या होती है, चेंज होती है, जिससे बैट्समैन क्या होता है, डिसीव होता है वहां पे। अच्छा बताओ, इसी केस में ये डायग्राम ड्रॉ किया तुम लोगों ने? Yes, sir. यस सर। अच्छा, कई बार ऐसा देखना है। अच्छा, इस तरह से बॉल थ्रो करना इजी है डिफिकल्ट है? बताओ, किसी बॉल को हम ऐसे आगे थ्रो करना चाहते हैं लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट है कि इसके ओमेगा उल्टा मिले। बताओ इस तरह से बॉल थ्रो करना डिफिकल्ट है कि नहीं डिफिकल्ट है? यस सर Yes, डिफिकल्ट। sir. लेकिन बताओ, इस बॉल को ऐसा थ्रो करना इजी है कि नहीं? ये कोई भी कर सकता है। हम बॉल को ऐसे पकड़े, बॉल को ऐसे थ्रो करें आगे की ओर, जब थ्रो करने जाए साथ में अपना रिस्ट क्या करते हैं, घुमा दें, तो एंगुलर वेलोसिटी क्लॉकवाइज आ जाएगी और बॉल की वेलोसिटी आगे की ओर होगी कि नहीं होगी? Yes, sir. यस सर। अच्छा अब बताओ, रोटेशन के कारण ये पॉइंट कहां जा रहा होगा, रोटेशन के कारण ये पॉइंट राइट की ओर जा रहा होगा या लेफ्ट की ओर जा रहा होगा? राइट की बॉल ओर। रोटेट करेगी तो ये पॉइंट राइट की ओर जाएगा। और बताओ विंड पीछे की ओर आ रही कि नहीं आ रही? Yes, sir. बताओ v1 v2 को अगर कंपेयर करेंगे, बताओ कौन सी वेलोसिटी ज्यादा होगी? V1 V2 हम्म? यस सर V2। V2. बताओ चेक करो यहाँ पे v2 अब ग्रेटर देन v1 होगा कि नहीं होगा? यस सर। भाई क्योंकि इसका सेंस रोटेशन का ऐसा है, तो ऊपर वाली जो एयर कांटेक्ट में आएगी उसकी वेलोसिटी को डिक्रीज कर देगा, नीचे वाले की वेलोसिटी को बढ़ा देगा। अच्छा, वेलोसिटी अगर बढ़ गई तो कौन सा प्रेशर बढ़ गया? बताओ P1 ज्यादा होगा या P2 ज्यादा होगा? वेलोसिटी बढ़ रही है तो प्रेशर P1 वहां पे क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है।
बताओ वेलोसिटी कहाँ की ज्यादा है? नीचे की सर। नीचे की ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि P1 ग्रेटर देन P2 होगा कि नहीं होगा? और P1 अगर ग्रेटर देन P2 होगा तो प्रेशर डिफरेंस के कारण फोर्स नीचे की ओर बनेगा कि नहीं बनेगा? अब येलो वाले पाथ को फॉलो करना था, लेकिन बॉल एक्चुअली क्या होगा, इस तरह से आगे गिर जाती है। अब बताओ जो बैट्समैन रहेगा, कई बार देखा है जब स्टंपिंग होती है, स्टंपिंग कब होती है मोस्टली? जब बैट्समैन क्रीज से आगे बढ़ता है और सिक्स मारने की कोशिश करता है। तो जो बैट्समैन रहेगा, बैट्समैन आगे बढ़ेगा, बैट को घुमाएगा और वो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग घुमाएगा। उसको लगेगा कि बॉल यहां पे टिप खाएगी। टाइमिंग का मतलब होता ही नहीं होता है कि किस टाइम पे हम बैट को लिफ्ट करके मार रहे हैं। तो जो बैट्समैन है, बैट्समैन तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग आगे बढ़ा और मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बॉल कहां गिर गई? बॉल तो यहां पे गिर गई। अब बताओ उस केस में क्या होगा? उसकी टाइमिंग मैच करेगी क्या? नो नो नहीं। सर। और उस केस में ज्यादातर क्या होता है, बॉल जो रहती है वो ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर पाती, या फिर कई बार क्या होता है स्टंपिंग भी होती है वहां पे। तो ये जो फिनोमेना होता है बॉल की ट्रेजेक्ट्री में चेंज होने का, उसी को हम मैग्नस इफेक्ट बोलते हैं। इतना क्लियर हुआ? यस सर। और ये तो हमने किसके लिए बात करी? तो हमने स्पिन के लिए बात करी, नहीं बात करी? बे ऐसा तो स्पिन में होता ही नहीं होता है। हाँ सर। लेकिन जब हम फास्ट बॉलर की बात करते हैं, तो मान लीजिए क्रिकेट की पिच है, हम इसको ऊपर से देख रहे हैं पिच को, जो भी क्रिकेट की पिच है उसको हम क्या कर रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं। और यहाँ पे एक बैट्स बॉलर है, बॉलर ने बॉल को थ्रो किया इस तरह से आगे की ओर। और मैंने क्या बोला था, एक होती है स्पिन और एक होती है स्विंग। जब स्पिन करते हैं तो हमें कलाई का यूज करना पड़ता है, रिस्ट का। लेकिन जब हम स्विंग करते हैं तो स्विंग के केस में क्या लिखवाया था कि बॉल एयर में ही अपना पाथ क्या करती है, चेंज करती है। या तो बाहर की ओर निकल जाती है या फिर अंदर की ओर जाती है। अंदर की ओर जाती तो इन स्विंग बोलते हैं, बाहर की ओर जाएगी तो वहां पे क्या होगी, आउट स्विंग होगी। बताओ ऐसा होगा कि नहीं होगा? यस सर। और कभी देखा है बॉल को होल्ड कैसे किया जाता है? जो बॉल रहती है लेदर की, तो उसमें इस तरह से थ्रेड। ऐसे ऐसा बना रहता ही नहीं बना रहता है। यस है वहां पे। और डिपेंड करता है, कई बार क्रॉस पकड़ते हैं, कई बार जो रहता है जब फिंगर यूज की जाती है, मोस्टली जो बॉलर रहता है उसकी फिंगर्स ऐसी जाती कि नहीं जाती, एक अगर फिंगर यहाँ पे तो ऐसा, ऐसे वो होल्ड करता ही नहीं होल्ड करता है। तो बॉलिंग करी कि नहीं करी है तुम लोगों ने? यस यस सर। अच्छा, उसमें ये भी देखा होगा कि जब स्विंग कराते हैं तो जनरली जो फील्डर रहता है वो क्या करता है, एक तो वो अपने क्या पैंट पैंट से या टॉवल से क्या करता है, वो उसको बॉल को शाइन कराने की कोशिश करता ही नहीं करता। यस। वो बॉल को जनरली शाइन कराता है कि रफ कराने की कोशिश करता है? रफ। रफ भी कर सकते हैं, लेकिन रफ करना बैन है। कई बार देखा है, अगर गलती से जूता रख दो, उसके ऊपर शूज रख दो, कि जो स्पोर्ट्स वाले शूज रहते हैं उसमें स्पाइक्स रहती है, और उसके थ्रू अगर तुम बॉल को दबाओगे तब भी वो बॉल टेम्परिंग में आ जाता है। तो जब वो रब करते हैं कपड़े से या फिर क्या करते हैं सलाइवा लगाते हैं बॉल पे, तो जनरली क्या करने की कोशिश करते हैं, एक साइड को चमकाने की कोशिश करते ही नहीं करते हैं। यस सर। यस सर। और जो रिवर्स स्विंग होती है ना, रिवर्स स्विंग का भी कॉन्सेप्ट यही होता है, और रिवर्स स्विंग होती है मैच के एंड में। तो वहां पे बॉल को इस तरह से हैंडल करते हैं कि एक सरफेस को ज्यादा रफ करने की कोशिश करते हैं और दूसरे सरफेस को स्मूथ रखने की कोशिश करते हैं। अब बताओ, अगर मैं बोल रहा हूं कि ये बॉल है और मान लो इसका एक सरफेस रफ है और एक सरफेस को हमने स्मूथ बनाया, हम बॉल पे बैठे हुए हैं, बॉल पे जब बैठे होंगे तो बॉल पे विंड ऐसे जाती हुई दिखाई देगी, नहीं दिखाई देगी? ऊपर से देख रहे हैं हम डायग्राम। अब बताओ, ये बॉल है और बॉल के पास से अगर विंड निकलेगी
तो विंड की दोनों साइड की वेलोसिटी सेम रह पाएगी क्या? भाई एक साइड तो सरफेस क्या है, चिकना है, और एक साइड सरफेस रफ है, तो जहां पे रफ होगा वहां पे वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी सर। कम हो जाएगी। अब बताओ वेलोसिटी अगर चेंज हो गई तो इसका मतलब है कि इस साइड का प्रेशर और इस साइड का प्रेशर बताओ अलग अलग होगा कि नहीं होगा? यस सर। भाई रो जीएस तो कांस्टेंट है उस लेवल पे। भाई बॉल के इस साइड देखोगे, बॉल के इस साइड देखोगे, हाइट तो सेम है, तो पोटेंशियल एनर्जी तो कैंसिल आउट हो गई। अब क्या होगा वहां पे? इस साइड की वेलोसिटी अगर चेंज हो गई तो वहां प्रेशर चेंज हो गया, और प्रेशर अगर चेंज हो गया तो उसके कारण ये बॉल या तो अपनी ट्रेजेक्टरी ऐसे ले लेगी, और ये डिपेंड करेगा कौन सा प्रेशर बढ़ रहा है। बताओ P1 अगर बढ़ गया P2 से, ये बॉल इन स्विंग करेगी नहीं करेगी? यस सर। और सिमिलरली अगर P2 ग्रेटर देन P1 होगा तो आउट। तो जो बॉल रहेगी वो तुम्हारी वहां पे क्या होगी? आउट स्विंग करेगी। तो वहां पे भी क्या होता है, थोड़ा हम लोग क्या करते हैं, बर्नौलीज थ्योरम को वहां पे क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, है कि नहीं? और देखोगे ना यूट्यूब पे एक वीडियो है, मैग्नस इफेक्ट चेक करना तुम लोग यूट्यूब पे के, और तुम्हें बहुत सारे वीडियो दिख जाएंगे मैग्नस इफेक्ट के। और उसमें जो बहुत एक कॉमन है, बहुत पुराना देखोगे, डैम है, कहीं यूएस का कहीं बाहर का डैम होता है, और वहां पे क्या करता है, जो बंदा रहता है वो 2 बॉल को छोड़ता है। देखा है किसी ने वीडियो? बास्केटबॉल जब वो वाला वहां देखा। पे बॉल को छोड़ रहा है ना, तो बॉल को छोड़ते वक्त एक केस में वो क्या करता है, ऐसे एंगुलर वेलोसिटी देके छोड़ता है, और एक केस में जब वो बॉल को छोड़ता है तो वो इस तरह से एंगुलर वेलोसिटी देके छोड़ता है। अब बताओ कोई अगर हम फुटबॉल टाइप की लें और उसको हम ऐसे करके एंटी क्लॉकवाइज करके छोड़ सकते हैं, छोड़ सकते हैं? यस सर। यस सर। बताओ बिल्डिंग के सीलिंग से हम किसी बॉल को ऐसे क्लॉकवाइज करके भी छोड़ सकते हैं, छोड़ सकते हैं? यस सर। अब होना क्या चाहिए, होना चाहिए कि बॉल ऐसे जानी चाहिए, लेकिन जो बॉल रहती है ना डैम से ऐसे जाती है, बहुत दूर जाती है, ये हाइट भी बहुत ज्यादा रहती है। यस सर। और ये जो फिनोमिना रहता है कि बॉल ने अपना पाथ चेंज किया, उसी को हम वहां पे क्या बोलेंगे, मैग्नस इफेक्ट बोलेंगे। अच्छा बताओ यहां पे विंड ऐसे जाएगी कि नहीं जाएगी, इस तरह से विंड? किस साइड की वेलोसिटी बढ़ जाएगी? इस साइड की बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? यस सर। यस। और वेलोसिटी बढ़ेगी तो इस साइड का प्रेशर कम हो जाएगा, इस साइड का प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर डिफरेंस के कारण बॉल क्या होगी, इस तरह से आगे चली जाती है। अभी रिकॉर्ड कर रहा था ना मैं आज क्लास को। एक मिनट रुको जरा, पास वीडियो था वैसे मैग्नस इफेक्ट का। My name is Mohit. I'm from Onyx on Greece. I got my help from. शेयर हो रहा है क्या तुम लोगों के साथ? It's very safe while नो online. सर। No, sir. We are going to look. चेक कर रहा था मैग्नस इफेक्ट। देख भी नहीं रहा, वो यूट्यूब पे ही था। If you want to know roughly what we're looking at, that's sort of it there. Jimbo will go miles. तो मेरी शेयरिंग बंद हो जाएगी ना फिर? एक मिनट रिकॉर्डिंग को पॉज करता हूँ मेरे को जरा। हाँ से बोल रहा हूँ कि लास्ट टाइम तक अपन ने पढ़ा था क्या, जो लिक्विड पढ़ा था वो अपना नॉन विस्कस था। अब हम बात करने जा रहे हैं उस लिक्विड की जो वहां पे क्या है, विस्कस है।
ऐसा बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता नहीं है इसमें, तो ये फॉर्मूला एक ही है। अच्छा, अब जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि जैसे ग्राउंड है, मान लो ग्राउंड है और ग्राउंड के ऊपर हमने किसी एक ब्लॉक को क्या किया, v0 वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दी। तो ग्राउंड है, ग्राउंड पे हम क्या कर रहे हैं, किसी ब्लॉक को v0 वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और अब हम यहां पे क्या बोल रहे हैं कि ब्लॉक और ग्राउंड इनके बीच का सरफेस वहां पे क्या है, रफ है। बताओ अगर ब्लॉक और ग्राउंड के बीच का सरफेस रफ होता है तो उस केस में होता क्या है, जो ब्लॉक का सरफेस रहता है वो ग्राउंड के सरफेस के कांटेक्ट में क्या करता है, रब करते हुए आगे जाता है, और उसके कारण वहां पे डेवलप होता है फ्रिक्शन। जो भी फ्रिक्शन था काइनेटिक फ्रिक्शन था, और काइनेटिक फ्रिक्शन करता क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को वहां पे अपोज करता है कि नहीं करता है। ब्लॉक पे अगर फ्रिक्शन पीछे लगता है तो ग्राउंड पे फ्रिक्शन आगे लगता है कि नहीं लगता है। तो बेसिकली हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि जब ब्लॉक का सरफेस ग्राउंड के कांटेक्ट पे चलता हुआ आगे जाता है तो जिस डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन हो रहा होता है उसके ऑपोजिट वहां पे फ्रिक्शन डेवलप होता है, और फ्रिक्शन ब्लॉक की वेलोसिटी को वहां पे डिक्रीज कराता है, और फाइनली ब्लॉक क्या होता है, रेस्ट में आ जाता है। मतलब ऐसे ब्लॉक का मोशन होता ही नहीं होता रफ सरफेस। Yes, sir. अब जिस तरह से फ्रिक्शन वर्क करता है सिमिलरली उसी तरह से वर्क करता है वहां पे विस्कस फोर्स। तो हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे मान लो ये ग्राउंड है, जैसे मैं बोल रहा हूं यहां पे ग्राउंड है और यहां पे लिक्विड है, और हम लोग इस तरह से इमेजिन करते हैं कि ये जो लिक्विड है ना, ये लिक्विड ऐसे नंबर ऑफ लेयर से मिलके बनी। जैसे मान लो कोई लॉन्ग रिजर्वायर है और लॉन्ग रिजर्वायर में पानी भरा हुआ है, तो ये डायग्राम हम साइड से देख रहे हैं, तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि यहां पे लिक्विड की ऐसी क्या है, नंबर ऑफ लेयर्स हैं। और होता क्या है, जो लेयर ग्राउंड के कांटेक्ट में रहती है, जो लेयर ग्राउंड के कांटेक्ट में रहेगी वो लेयर हमेशा रेस्ट में रहती है। भाई ग्राउंड के ऊपर पानी भरा हुआ है रिजर्वायर में, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, जो लेयर हमेशा ग्राउंड के कांटेक्ट में रहेगी उसकी वेलोसिटी अप्रोक्सीमेटली क्या होगी, 0 होगी। अब हमने क्या किया, अब हमने यहां पे जो लेयर्स हैं, या ऐसा इमेजिन करो कि यहां पे प्लैंक रखा हुआ है, यहां पे प्लैंक है और प्लैंक को हमने v वेलोसिटी से चलाना स्टार्ट कर दिया। समझ में क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ग्राउंड है, ग्राउंड पे पानी भरा हुआ है, रिजर्वायर में पानी रुका हुआ है, पानी के ऊपर हमने एक बोर्ड या लकड़ी का टुकड़ा लाके रखा और लकड़ी के टुकड़े को हमने फोर्सफुली v वेलोसिटी से चलाना स्टार्ट किया। अब बताओ पानी के ऊपर जो लकड़ी का प्लैंक है इसको अगर हम v वेलोसिटी से मूव कराएंगे तो यहां पे जितनी भी लेयर्स हैं बताओ सभी v वेलोसिटी से आगे जाएगी क्या? नो सर। नहीं, ध्यान रखना जो टॉप वाली लेयर रहती है वो मूव करती है विद द वेलोसिटी ऑफ बोट या प्लैंक। भाई जो प्लैंक के साथ कांटेक्ट में लेयर चल रही होगी वो तो प्लैंक की वेलोसिटी से मूव करेगी, नहीं मूव करेगी, लेकिन उसके बाद की जो लेयर होती है ध्यान रखना उसकी वेलोसिटी वहां पे डिक्रीज होते जाती है। तो यहां पे अगर तुम बोलोगे v1, यहां पे v2, तो देखोगे जब बुक में देखोगे ना तो बुक में इस तरह से एरो दिए होते हैं, और ये एरो क्या बता रहे हैं, ये एरो बता रहे हैं कि जो लेयर है हर लेयर की वेलोसिटी कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है, और ये वेरिएशन हमारा लीनियर होता है। समझना है इतना? जो भी लिक्विड है, लिक्विड नंबर ऑफ लेयर से मिलके बना है। अगर ऊपर हम कोई प्लैंक रखते हैं, प्लैंक को अगर v वेलोसिटी चलाने की कोशिश करते हैं तो हर लेयर की वेलोसिटी सेम नहीं होती, और होता क्या, जैसे से हम नीचे जाते हैं लेयर की वेलोसिटी लीनियरली क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है,
और जो लेयर ग्राउंड के कांटेक्ट में रहेगी उसकी वेलोसिटी वहां पे क्या होगी, 0 होगी। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया? Yes, sir. Yes. अच्छा, ये जो लेयर है इसको नाम दे दो। मान लो इस लेयर का नाम A है, ये लेयर B है, ये लेयर C है, ये लेयर D है। अच्छा बताओ, लेयर A और लेयर B को कंपेयर करो। ये लेयर A है, ये लेयर B। बताओ किसकी वेलोसिटी ज्यादा है, A की या B की? ए A की। अच्छा, जब हमने ग्राउंड और ब्लॉक को कंपेयर किया तो ग्राउंड पे खड़े होकर अगर हम ब्लॉक को देखते हैं तो ब्लॉक कहां जाता है, आगे की ओर जाता है कि नहीं जाता? यस सर। जिस डायरेक्शन में जाएगा उसके ऑपोजिट फ्रिक्शन डेवलप होगा। और सेम चीज यहां पे, अगर हम B के रेस्पेक्ट में A को देखें तो बताओ ये लेयर आगे जाते हुए दिखाई देगी कि नहीं जाते हुए दिखाई देगी? और ध्यान, जिस डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन होता है उसके ऑपोजिट यहां पे विस्कस फोर्स डेवलप होता है। समझे? B के रेस्पेक्ट में A वाली लेयर आगे जा रही है तो यहां पे विस्कस फोर्स डेवलप होगा। विस्कस फोर्स सिमिलर टू फ्रिक्शन है। जिस तरह से काइनेटिक फ्रिक्शन वर्क करता है सिमिलरली वही नेचर यहां पे विस्कस फोर्स का भी होता है। इसकी भी टेंडेंसी क्या है, इसकी भी टेंडेंसी है रिलेटिव मोशन को अपोज करने की। तो B के रेस्पेक्ट में एज आगे जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन विस्कस फोर्स उसको क्या कराएगा, रिटार्ड कराएगा वहां पे। बताओ इतना क्लियर हुई? क्लियर हो? यस सर। अच्छा अब बताओ B और C लेयर को कंपेयर करें। बताओ C के रेस्पेक्ट में B कहां जा रहा होगा? राइट। राइट। तो विस्कस फोर्स कहां लगेगा? C के कारण हम देख रहे हैं। तो C के कारण अगर देखोगे तो विस्कस फोर्स F' लगेगा कि नहीं लगेगा? और बाद में हम डिस्कस करेंगे कि ये फोर्स डिफरेंट क्यों होगा, अलग अलग क्यों होगा। तो B ने A के ऊपर FV अप्लाई किया, C ने B के ऊपर F' अप्लाई किया। इसका मतलब है कि जो भी नीचे वाली लेयर रहेगी वो ऊपर वाली लेयर को हमेशा क्या करेगी, अपोज करेगी। बताओ ऐसा होगा कि नहीं होगा? अबे हाँ या ना? Yes, sir. अब बताओ B पे A कहां फोर्स अप्लाई करेगा? B ने अगर A के ऊपर पीछे अप्लाई किया है तो A B के ऊपर इतना ही फोर्स आगे अप्लाई करेगा कि नहीं अप्लाई करेगा? अबे A और B का देखो जरा। A अगर आगे जाने की कोशिश कर रहा है तो B उसको पीछे लेने की कोशिश करे। तो B जो फोर्स अप्लाई करेगा वो A को पीछे लेने की कोशिश करेगा, लेकिन A B के ऊपर जो फोर्स लगाएगा वो B को कहां चलाने की कोशिश करेगा, आगे की ओर चलाने की कोशिश करेगा। क्योंकि B लेयर आगे ही जा रही है कि नहीं जा रही है, बस डिफरेंस ये है कि उसकी वेलोसिटी A के कंपैरिजन में क्या है, कम है। हाँ सर। ये समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं कि जो भी दो लेयर रहेगी तो उसमें क्या होगा, ऊपर वाली लेयर पे अगर फोर्स पीछे लग रहा है तो नीचे वाली लेयर पे उतना ही फोर्स कहां लग रहा होगा, आगे की ओर लग रहा होगा। तो नीचे वाली लेयर ऊपर वाली लेयर को रिटार्ड कराने की कोशिश कर रही होगी और ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर को क्या कर रही होगी, एक्सेलरेट कराने की कोशिश कर रही होगी। अबे इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. बस सिंपल सा बोल रहा हूं मैं यहां बोल रहा हूं कि इस तरह से अगर दो लेयर्स हैं, ये एक ऊपर वाली लेयर है और ये एक नीचे वाली लेयर। ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी ज्यादा है तो नीचे वाली लेयर इसके ऊपर विस्कस फोर्स पीछे की ओर अप्लाई करेगी नहीं अप्लाई करेगी। और मैंने क्या बोला, नीचे वाली लेयर ऊपर वाली लेयर पे अगर ऑपोजिट इस डायरेक्शन में वेलोसिटी थी तो ऊपर वाली लेयर पे अगर विस्कस फोर्स पीछे की ओर लग रहा है तो ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर पे इतना ही फोर्स कहां लगा रही होगी, आगे की ओर अप्लाई कर रही होगी। बताओ इतनी चीज समझ में आएगी नहीं समझ में आई? Yes, sir.
तो मैंने क्या बोला है, जो भी विस्कस फोर्स है वो यहाँ पे क्या है, सिमिलर टू फ्रिक्शन है। जिस तरह से फ्रिक्शन क्या करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, सिमिलरली विस्कस फोर्स भी क्या करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं भी, हैं कि नहीं है। अगर मान लो हम कोई कंटेनर लें, अगर मान लो हम कोई कंटेनर लें और कंटेनर में हम क्या कर रहे हैं, हनी को लाके फिल कर रहे हैं, शहद को, और इस कंटेनर में हम क्या कर रहे हैं, एक स्पून डाल रहे हैं और स्पून से इसको हम क्या कर रहे हैं, स्टीयर करते हैं। और कई बार ऐसा देखा ही नहीं देखा यहाँ पे कि मान लो कंटेनर है, कंटेनर में पानी पड़ा हुआ है और पानी को हम मिक्स कर रहे हैं चम्मच से, और कुछ टाइम बाद अगर छोड़ दें तो चम्मच रुक जाती है क्या उसी टाइम पे? नो सर। जिस चीज से हम स्टीयर कर रहेंगे, बताओ, वो भी ऐसे सर्कुलर पाथ पे मूव करता ही नहीं, रोटेट करता ही नहीं, रोटेट करता है। यस सर। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे कंटेनर लिया, कंटेनर में शहद डाला, शहद को हमने स्टीयर करना स्टार्ट किया, और स्टीयर करने के बाद जो स्पून है उसको हमने बाहर निकाल लिया। अब बताओ, कुछ टाइम तक तो जो हनी रहेगा वो स्टीयर करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन हमेशा करता रहेगा क्या? नो सर। बताओ ऐसा क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि वहां पे जब एक लेयर, देखो अब यहाँ पे लेयर ऐसे सिलेंड्रिकल बनेगी, तो एक लेयर जब यहाँ पे रोटेट करने की कोशिश करेगी तो उसकी पीछे ही लेयर्स को क्या कराएगी, रिटार्ड कराएगी। और यही रीजन है कि कुछ टाइम बाद जो हनी रोटेट कर रहा होता है वो कुछ टाइम बाद वहां पे क्या होता है, रुक जाता है। ऐसा होता ही नहीं होता है। यस सर। और जो दूसरा एग्जाम्पल है जो बिल्कुल हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि मान लो हम दो फनल लें, हम लोग दो फनल ले रहे हैं, एक फनल में हम डाल रहे हैं वहां पे पानी, यहां पे कंटेनर लगा दिया नीचे, यहां पे भी कंटेनर लगा दिया, यहां पे भी कंटेनर लगा दिया। t=0 पे हमने एक साथ क्या किया, यहां पे एक तो हमने वाटर को पोर करके डालना स्टार्ट किया, और उसी टाइम पे यहां पे हमने हनी को डालना स्टार्ट किया। यहां पे वाटर लिया हमने और यहां पे हम शहद ले रहे हैं, हनी। अब बताओ, मान लो 10 मिनट बाद अगर हम दोनों कंटेनर में क्वांटिटी चेक करेंगे, बताओ किसकी क्वांटिटी ज्यादा कलेक्ट होगी? वाटर। सेम टाइम में हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, t=0 पे एक में हमने वाटर को पोर करना स्टार्ट किया, दूसरे में हमने शहद को पोर करना स्टार्ट किया। 5 मिनट बाद हमने दोनों कंटेनर में क्वांटिटी चेक करी, किसकी क्वांटिटी ज्यादा में दिखती है? हमें वाटर की क्वांटिटी ज्यादा दिखती है और कंटेनर में हनी की क्वांटिटी बहुत कम दिखाई देती है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. यस सर। अब बताओ ऐसा क्यों हो रहा है? जब हनी फ्लो करने की कोशिश कर रहा है तो उसकी लेयर को क्या कर रहा है, उसकी लेयर को विस्कस फोर्स अपोज कर रहा है, और अपोज करेगा तो वेलोसिटी कम कर देगा, वेलोसिटी कम कर देगा तो उसको क्या होगा, फ्लो होने में ज्यादा टाइम लगेगा वहां पे। ऐसा होता ही नहीं होता है? यस Yes, sir. अच्छा, वाटर को हम विस्कस नहीं मानते, वाटर को आइडियली हम नॉन विस्कस लिक्विड पकड़ते हैं। लेकिन तो जब फनल से हम शहद को पास कराते हैं और कुछ टाइम बाद पूरा शहद पास कर गया, बताओ जब हम फनल को देखते तो फनल में एक लेयर बनी रहती कि नहीं बनी रहती है? Yes, sir. यस सर। अब ऐसा कोई नहीं कि फनल पूरी साफ हो जाती है, फनल में साइड में शहद चिपका रहता ही नहीं रहता है। यस Yes, sir. और वो लेयर वो क्या बता रहा है, वो बता रहा है कि जो भी लेयर सॉलिड के कांटेक्ट में रहेगी उसकी वेलोसिटी हमेशा 0 होगी। अगर कोई लिक्विड विस्कस है तो हम ये मान के चलते हैं कि जब विस्कस लिक्विड फ्लो कर रहा होगा तो जो लेयर सॉलिड वॉल के कांटेक्ट में रहेगी उसकी वेलोसिटी हमेशा हम क्या पकड़ेंगे, 0 पकड़ेंगे। अगर हम फनल से ऑयल को पास कराएं तो ऑयल पास तो कर जाता है, लेकिन एंड में फनल की चारों ओर क्या बन जाती है, ऑयल की एक लेयर बन जाती है। इतना क्लियर हुआ सबको? इतना क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? Yes, sir. यस सर। देखो इसकी कुछ थ्योरी लिखो जरा यार। लिखो इसमें कुछ थ्योरी लिखो यार।
लिखो वहां पे, व्हेन अ सॉलिड बॉडी, लिखवाऊं कि लिख लोगे तुम लोग थ्योरी इतनी? अबे लिखवाऊं कि लिख लोगे? लिख लेंगे सर। लिख लोगे ना? यस सर। Yes, sir. चलो फिर आगे बढ़ेंगे अपन लोग। अब इसकी थ्योरी देख लोगे ना जो मैंने समझाया है? मॉड्यूल में है यस क्या सर। सर? अरे मॉड्यूल में, बुक में देखो, मॉड्यूल में है कि नहीं है? देखोगे पर मिल जाएगी तुम्हें थ्योरी। यही सब दिया रहता है कि ऊपर ही लेयर की वेलोसिटी ज्यादा होगी, नीचे ही लेयर की वेलोसिटी कम होगी। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो वेलोसिटी कंटिन्यूअसली वहां पे क्या हो रही होगी? डिक्रीज कर रही होगी। देख लोगे ना? यस सर। चलो हम इस पे आते हैं फॉर्मूले पे। जो भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं वहां पे केवल एक ही फॉर्मूला क्या होता है? एप्लीकेबल होता है। और हम लोग अब यहाँ पे क्या डिफाइन कर रहे हैं कि ये ग्राउंड है। यहां पे हमने इस तरह से माना है कि लिक्विड की यहां पे क्या है? ऐसी नंबर ऑफ लेयर्स बन रही कि नहीं बन रही? और मैंने क्या बोला है? हर लेयर की वेलोसिटी, ये जो एरो बता रहा है ये बता रहा है कि हर लेयर की वेलोसिटी वहां पे क्या हो रही है? डिक्रीज कर रही है। तो जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे, बताओ वेलोसिटी इंक्रीज करेगी नहीं इंक्रीज करेगी? Yes, sir. लेकिन हम नीचे की ओर जाएंगे तो वेलोसिटी क्या होगी? डिक्रीज करेगी। और ये जो वेलोसिटी है इसमें वेरिएशन लीनियर है। और ध्यान, हम लोग ये मान के चल रहे हैं यहाँ पे, शेप कैसा होगा इसका? यानी शेप में बोल रहा हूं, जो कंटेनर में लिक्विड पास करी से रेक्टेंगुलर होगी कि नहीं होगी? Yes, sir. जो रिजर्वायर होगा एक तरह से रेक्टेंगुलर होगा, या बोलते हैं जो क्रॉस सेक्शन है वो या तो स्क्वायर या रेक्टेंगल की फॉर्म में होगा कि नहीं होगा? अभी समझ में आ रहा है? जैसे नाली है, नाली में से पानी पास करता है तो उसका जो क्रॉस सेक्शन रहता है नाली का, वो किस तरह से दिखता है? या तो रेक्टेंगल होगा या फिर स्क्वायर के फॉर्म में होता है कि नहीं होता है? यस सर। अच्छा, अब कई बार देखा होगा नाले में, नाली जो रहती है उसमें हम कंक्रीट के पाइप सिलेंड्रिकल यूज करते हैं नहीं यूज करते हैं? यस सर। अब देखो, अगर सिलेंड्रिकल पाइप लोगे उससे भी हम विस्कस लिक्विड पास करा सकते नहीं पास करा सकते हैं? हाँ सर। लेकिन वहां पे ध्यान देना, वहां पे वेलोसिटी का वेरिएशन लीनियर नहीं होता है। समझ में? फिर वहां पे हम वेलोसिटी के प्रोफाइल की बात करते हैं, वेरिएशन जनरली पैराबोलिक होता है, लेकिन वो हम लोग हायर क्लास में पढ़ते हैं। अभी अपना जो केस रहता है वहां पे जो वेलोसिटी रहेगी, वेलोसिटी तुम्हारी क्या होगी? वेलोसिटी प्रोफाइल यहाँ पे लीनियर होगी। वेलोसिटी क्या होगी? डिस्टेंस के साथ वहां पे क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। अब मैं अगर बोलता हूं कि यहां पे हम y ऊपर गए, यहां पे हम y ऊपर गए और यहां पे हमने थिकनेस कंसिडर करी dy, तो वेलोसिटी कितनी होगी यहां? बताओ, अगर यहां पे वेलोसिटी इस लेयर की v होगी तो इस लेयर की वेलोसिटी v प्लस dv होगी या नहीं होगी? ये बताओ मुझे। मैंने दो लेयर कंसिडर करी, दोनों लेयर के बीच का डिस्टेंस मैंने dy लिया है, तो मैंने बोला है कि नीचे वाली लेयर की अगर वेलोसिटी v होगी तो ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी v प्लस dv होगी कि नहीं होगी? भाई dy ऊपर गए तो लेयर की वेलोसिटी v से क्या हो गई? बढ़ के v प्लस dv हो गई। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया? यस सर। हाँ सर। मैंने ऐसे बोला है, यहां पे एक लेयर है, यहां पे एक लेयर है, दोनों लेयर के बीच का डिस्टेंस कितना है? dy है। इस लेयर की वेलोसिटी अगर v है
तो इससे ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी v से ज्यादा होगी, तो वो होगी v प्लस dv, क्योंकि मैंने क्या बोला है, हाइट के साथ वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। अच्छा, विस्कस फोर्स कहां लगेगा, ऊपर वाली लेयर पे? ऊपर वाली लेयर पे अगर देखोगे तो विस्कस फोर्स पीछे की ओर लग रहा होगा, नहीं लग रहा होगा? अब ये जो विस्कस फोर्स होता है F, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया के। कौन से एरिया के, लेयर का एरिया। तो इस तरह से डायग्राम ड्रॉ कर लेना। हाँ, हम इस एरिया की बात कर रहे हैं, ये जो एरिया बने, तो ए जो रहेगा, ए इस लेयर का वहां पे क्या होगा, सरफेस एरिया होगा। किस लेयर की हम बात कर रहे हैं, जो v प्लस dv वेलोसिटी से मूव कर रही है, और इस पे विस्कस फोर्स कहां लग रहा है, पीछे की ओर लग रहा है। तो एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया है कि विस्कस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, साथ में विस्कस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dv बाय dy होता है। इसको हम वेलोसिटी ग्रेडियंट भी बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब है वेलोसिटी में चेंज किसके साथ, डेप्थ या हाइट के साथ। अच्छा तो y अगर बढ़ रहा है तो v भी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? Yes, sir. तो dv बाय dy क्या हो गया, Constant. अब इन दोनों रिजल्ट को जो हम कंबाइन करते हैं तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटता है और रिजल्ट आता है F इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ईटा ए इंटू dv बाय dy। तो ये हमारा विस्कस फोर्स का वहां पे क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो जो फॉर्मूला है विस्कस फोर्स का वो हो गया माइनस ईटा टाइम्स ए इंटू dv बाय dy। लिखा है इतना? अच्छा, नेगेटिव साइन का मतलब समझना है। नेगेटिव साइन क्या बताता है, नेगेटिव साइन बताता है कि ये जो विस्कस फोर्स है, ये विस्कस फोर्स है ऑपोजिट टू रिलेटिव वेलोसिटी। हाँ बोलो, तुम क्या बोल रहे हो? जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन बता रहा है कि जिस डायरेक्शन में लेयर की रिलेटिव वेलोसिटी होगी उसके ऑपोजिट वहां पे क्या होगा, फोर्स डेवलप होगा। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? नहीं सर, कुछ नहीं। लिखा है इतना? Yes, sir. अब ईटा जो रहता है, ईटा को हम बोलते हैं वहां पे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ईटा जो रहता है, ईटा को हम वहां पे क्या बोल रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अच्छा, तो ईटा की एसआई सिस्टम में यूनिट क्या होगी? इधर क्या हो जाएगा, फोर्स तो हो गया न्यूटन में, ईटा एरिया हो गया तुम्हारा मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड अपॉन क्या हो गया, मीटर। तो बताओ, जो एसआई सिस्टम रहेगा उसमें इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। देखो इतना आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. और ये ध्यान रखना, 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, इसको हम 1 डेका पॉइस के बराबर बोलते हैं। पॉइस भी एक यूनिट होती है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की। तो 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या होता है, 1 डेका पॉइस भी कहलाता है। और ये जो 1 डेका पॉइस होता है ना, वो 10 पॉइस के बराबर होता है। तो कई बार देखोगे पॉइस के फॉर्म में दिया होगा, तो उसको हम बेसिकली 10 से डिवाइड करके उसको न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर के फॉर्म में लेके आ जाएंगे।
तो 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर 10 पॉइस के वहां पे क्या है, इक्वल है। लिखा इतना? यस सर। यस सर। लिखो, एक क्वेश्चन लिखो आप। अ प्लेट ऑफ एरिया 2 मीटर स्क्वायर, अ प्लेट ऑफ एरिया 2 मीटर स्क्वायर इज मेड टू मूव हॉरिजॉन्टली। रब कर रहा हूं मैं इतना? तो लिखो वहां पे, अ प्लेट ऑफ एरिया 2 मीटर स्क्वायर इज मेड टू मूव हॉरिजॉन्टली विथ अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, with a speed of 2 meter per second by applying a horizontally tangential force। तो इस तरह से यहां पे एक प्लेट है जिसको हम पुल कर रहे हैं बाय अप्लाइंग अ टेंजेंशियल फोर्स, और यहां पे हमारी लिक्विड है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, प्लेट ऑफ एरिया 2 मीटर स्क्वायर इज मेड टू मूव हॉरिजॉन्टली विथ अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड बाय अप्लाइंग अ हॉरिजॉन्टल टेंजेंशियल फोर्स ओवर द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड if the depth of the liquid is 1 meter, if the depth of the liquid is 1 meter and the liquid in contact with the bed is stationary। नहीं बोलता है तो हम ये मान के चलते हैं, वैसे प्रॉब्लम में कई बार बोलता है, तो क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है एंड द लिक्विड इन कॉन्टेक्ट विद द बेड इज स्टेशनरी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इज 0.01 पॉइस। तो ईटा की वैल्यू दी हुई है वहां पे कितनी, 0.01 पॉइस। तो इसको कन्वर्ट कर देना न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर में। फाइंड द टेंजेंशियल फोर्स नीडेड टू मूव द प्लेट। तो बताना है इस प्लेट को मूव कराने के लिए हमें कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, प्लेट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही कि नहीं चल रही? अबे प्लेट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है या नहीं चल रही है? और प्लेट अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, इसका मतलब है कि इस प्लेट के ऊपर जितना विस्कस फोर्स लग रहा होगा, बताओ वही हमारा अप्लाइड फोर्स होगा कि नहीं होगा? बोलो है ना? अब इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हाँ सर। भाई प्लेट के साथ जो नीचे आई लेयर लिक्विड के कांटेक्ट में रहेगी उसके ऊपर विस्कस फोर्स लगेगा, तो जो प्लेट के ऊपर विस्कस फोर्स आ रहा होगा उतना ही हमें फोर्स क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा वहां पर। अच्छा बताओ, विस्कस फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैग्नीट्यूड का, ईटा इंटू एरिया। अब बताओ डीवी बाय डीवाई का मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन डेप्थ है कि नहीं है? और चेंज इन वेलोसिटी क्या है, ऊपरी लेयर की वेलोसिटी 4 है, नीचे लेयर की वेलोसिटी 0 है। वेरिएशन लीनियर है। और डेप्थ कितनी है, डेप्थ वहां पे 1 मीटर है कि नहीं? भाई डीवी बाय डीवाई का मतलब क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट है। ऊपरी लेयर की वेलोसिटी हो गई 4, नीचे लेयर की वेलोसिटी 0, और उधर क्या हो जाएगा 1 मीटर वहां पर। अब चेक करो वैल्यू कितनी आ रही है। पॉइस को कन्वर्ट कर लो वहां पे न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में 10 से डिवाइड करके। बताओ सबकी वैल्यू पुट करने पे कितना आ रहा है फोर्स? अरे बोलो कितना है एफ की वैल्यू?
अबे ईटा कितना हो गया 0.01/10। एरिया कितना दिया है प्लेट का 2 इंटू क्या हो गया 4। बस और क्या करना है। प्लेट का एरिया 2 है कि क्या था। अच्छा वेलोसिटी 4 थी कि 2 थी। 2 तो इसको 2 - 0 करो ना, फिर 4 कहाँ आएगा। अब चेक कर लो वैल्यू कितनी आ रही है वहां पर। देखो आ रहा है इतना 4 × 10⁻³ न्यूटन। हाँ सर। Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो वहां पर। अच्छा इसमें एक चीज और देख लेना, सिमिलैरिटी बिटवीन विस्कस फोर्स एंड फ्रिक्शन, और दूसरा देखना डिफरेंस बिटवीन फ्रिक्शन एंड विस्कस फोर्स। दोनों में सिमिलैरिटी भी है और दोनों में वहां पे क्या है डिफरेंसेस भी। लिखो वहां पे अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 2 मीटर, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 2 मीटर of mass 10 kg, a cubical block of side 2 meter of mass 2 kg slides on inclined plane, slides on inclined plane, lubricated with oil, lubricated with oil of viscosity, lubricated with oil of viscosity 10⁻⁻1 poise with constant velocity of 10 मीटर पर सेकेंड। जो भी साइड है, साइड की लेंथ कितनी दी हुई है 2 मीटर, मास कितना दिया हुआ है 20 kg। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वहां पे, inclined plane lubricated with the oil of viscosity 10⁻⁻1 poise with constant velocity of 10 meter per second. Find out the thickness of layer of the liquid. Find out the thickness of layer of the liquid. बताओ डायग्राम जो रहेगा, डायग्राम कुछ इस तरह से जाएगा कि नहीं जाएगा इंक्लाइंड का। ये इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड का एंगल वहां पे थीटा है। बताओ इस तरह से यहां पे विस्कस लिक्विड होगी कि नहीं होगी इस तरह से। और ये जो विस्कस लिक्विड है बताओ इसके ऊपर ब्लॉक है कि नहीं। अच्छा अब बताओ क्वेश्चन में ये ब्लॉक कैसे मूव कर रहा है। ये ब्लॉक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और ब्लॉक अगर कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है इसका मतलब है कि नेट फोर्स 0 होना चाहिए। अब नेट फोर्स कैसे 0 होगा, अलोंग द इंक्लाइंड mg का कंपोनेंट mg sin थीटा होगा कि नहीं होगा। अब बताओ ब्लॉक का जो सरफेस रहेगा वो लिक्विड की लेयर के ऊपर स्लाइड करेगा नहीं स्लाइड करेगा। और ब्लॉक का सरफेस जब लिक्विड की लेयर के ऊपर स्लाइड करेगा तो लिक्विड की लेयर क्या करेगी, इसके ऊपर अप्लाई करेगी विस्कस फोर्स। और विस्कस फोर्स का फॉर्मूला था ईटा ए इंटू dV/dy। अब बताओ इक्वेशन क्या लिखोगे, इक्वेशन लिखोगे mg sin थीटा, ईटा एरिया लेना है ब्लॉक का तो वो तो हो गया a²। अब बताओ dV/dy क्या लेंगे, जो ब्लॉक की वेलोसिटी होगी बताओ वही वेलोसिटी ऊपरी लेयर की भी होगी कि नहीं होगी। अगर इसकी थिकनेस t है, नीचे लेयर की वेलोसिटी 0 है तो बताओ dV/dy का मतलब v - 0.t है कि नहीं।
अभी बोलो इतना है कि नहीं है? Yes, sir. अब यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट करो और कैलकुलेट करो वहां पे थिकनेस टी कितनी। सर थीटा अननोन है ना? थीटा दिया हुआ है, थीटा की वैल्यू को 30 डिग्री है। हुआ सॉल्व? अरे बोलो हुआ कि नहीं हुआ? टी की वैल्यू कितनी आ रही थिकनेस? फोर इंटू 10 to the power -3। क्या मीटर, क्या यूनिट, क्या है? मीटर। यानी मिलीमीटर कर दे तो 4 मिलीमीटर ना। यस सर। देखो चेक करो 4 मिलीमीटर आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. इतना समझ में नहीं समझ में? यस सर। अगली क्लास में कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे इस पर, है ना? और साथ में हम लोग स्टार्ट करेंगे सरफेस टेंशन। अब क्या चीज तुम्हें देखना है अपनी तरफ से? एक तो देखना वहां पे विस्कस फोर्स की डेफिनेशन जो मैंने लिखवाई नहीं है। तो एक तो तुम वहां पे देखोगे ना, बुक देखोगे तो बुक में तुम्हें विस्कस फोर्स की डेफिनेशन दी होगी, साथ में कुछ एग्जाम्पल दिए होंगे विस्कोसिटी की, है कि नहीं? फिर वहां पे देखना सिमिलरिटीज, तो उसमें देखना सिमिलरिटीज बिटवीन फ्रिक्शन एंड विस्कस फोर्स। फिर दूसरा देखना वहां पे डिफरेंस क्या होता है। तो इसकी थ्योरी पढ़ के देखना वहां पे केवल वेलोसिटी का देख लेना, वेरिएशन कैसा लीनियर है कि नहीं है, वो सब चीजें देख लेना। तो अगली क्लास में हम कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। यानी इस तरह के सिंपल से क्वेश्चन हर बुक में दिया रहता है। तो अगली क्लास में हम कुछ रोटेशन की बात करेंगे कि मान लो विस्कस लिक्विड है, वहां पे किसी ऑब्जेक्ट को अगर रोटेट कराएं तो कुछ टाइम बाद वो रुक जाता है। तो कई बार क्वेश्चन में टॉर्क कैलकुलेट करना होता है, कई बार क्वेश्चन में टाइम पूछता है, या फिर कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि विस्कस लिक्विड है उसके बीच में हम प्लेट को मूव करा रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे वहां पर, ठीक है? क्योंकि इसको भी रेंडर होने में 15 मिनट लग जाएगा इस फाइल को। इतना क्लियर हो मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. है ना? इतना करके आओ, केवल थ्योरी पढ़ के आओ अगले टर्न पे। तो अगले टर्न पे हम केवल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके, और साथ में सरफेस टेंशन स्टार्ट कर रहे होंगे, ठीक है?